नेहरू शिक्षा महाविद्यालय हिंडौन सिटी राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब लोग अध्ययन करेंगे अधिगम अवस्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक। इसके पूर्व हम सब लोगों ने अधिगम के अवस्थानांतरण का अध्ययन किया था और ये देखा था कि वास्तव में अधिगम का अवस्थानांतरण क्या है, उसका अर्थ क्या है, स्वरूप क्या है, प्रकार क्या है और अधिगम अवस्थानांतरण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इनके बारे में पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था। तो आइए आज हम सब लोग अध्ययन करते हैं अधिगम अवस्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम अवस्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक। जब हम विचार करते हैं अधिगम के अवस्थानांतरण पर तो हमारे मन में एक विचार आता है कि क्या कोई ऐसा कारक या फैक्टर है जिसका प्रयोग करके या जिसका उपयोग करके अधिगम के अवस्थानांतरण को और बढ़ाया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे कारक होते हैं जो अधिगम के अवस्थानांतरण को प्रभावित करते हैं, उसे कम या ज्यादा कर देते हैं। तो आइए आज हम सब लोग विचार करते हैं अधिगम के अवस्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो अधिगम का अवस्थानांतरण से हमारा संक्षेप में देख लेते हैं एक बार कि अधिगम के अवस्थानांतरण से हमारा तात्पर्य है कि जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान किसी नए ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करे या सुविधा प्रदान करे तो उसे हम अधिगम का अवस्थानांतरण कहते हैं। और ये कहते हैं कि पूर्व में सीखा गया ज्ञान यहाँ पर नवीन ज्ञान को या नवीन अभ्यास को, कौशल को प्राप्त करने में हमारी सहायता कर रहा है। तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया जिसे हम अधिगम कहते हैं वास्तव में एक प्रकार से अधिगम का अवस्थानांतरण ही है। और अधिगम के क्षेत्र में अवस्थानांतरण जितना अच्छा होगा, बेहतर होगा, उतना ही अधिक हम कह सकते हैं कि सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है वो सफल मानी जा सकती है। तो आइए हम सब लोग देखते हैं कि अधिगम के अवस्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से प्रमुख कारक हैं। तो अधिगम अवस्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारकों में जो पहला कारक है वो है दो अधिगम परिस्थितियों के बीच में समानता। दो अधिगम परिस्थितियों के बीच में समानता। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी अधिगम जिस परिस्थिति में प्राप्त किया गया है, यदि वही परिस्थिति बाद में होती है या लगभग उसी प्रकार की परिस्थिति होती है तो हम कह सकते हैं कि अधिगम का अवस्थानांतरण ज्यादा बेहतर ढंग से होगा। जैसे मान लीजिए किसी बालक ने ये सीख लिया है कि गाय और बकरी, भेड़ और ये स्तनपायी जानवर हैं। इसको इस तरह से हम देखते हैं जैसे उसने सीख लिया है कि गाय, बकरी, भेड़ ये स्तनपायी जानवर हैं, तो बाद में वो भैंस को देख करके भी ये अनुमान लगा सकता है कि भैंस भी जो है वो स्तनपायी जानवर है। अब देखिए दो अधिगम परिस्थितियों के बीच में समानता कैसे है। गाय, बकरी, भेड़ ये जो है स्तनपायी जानवर है, बच्चे पैदा करते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं। और उसी तरह से भैंस भी जो है वो बच्चों को पैदा करती है, अंडे नहीं देती और दूध पिलाती है। तो इसलिए एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में जब समानता है तो कहा जा सकता है बालक को गाय, बकरी, भेड़ के बारे में बताया गया है तो इस सीखे गए ज्ञान का उपयोग करके वो अनुमान लगा लेता है कि ये भैंस जो जानवर है ये भी क्या है, स्तनपायी जानवर की श्रेणी में आता है। तो हम कह सकते हैं कि सीखने की दो परिस्थितियां जो होती हैं दोनों के बीच में यदि समानता पाई जाती है तो सीखने का अवस्थानांतरण जो होता है वो ज्यादा बेहतर ढंग से होता है। और इसको हम कह सकते हैं कि जो परिस्थितियां हैं दोनों यदि उनके
उनके बीच में कोई समानता है, समतुल्यता है, तो बालक जो है वो अधिगम परिस्थितियों का स्थानांतरण बेहतर ढंग से कर लेता है। और इसके पश्चात जो दूसरा वो आता है कि अधिगम परिस्थिति की सार्थकता एवं गुणवत्ता, अर्थात जिस परिस्थिति में अधिगम कराया गया है या अधिगम प्रदान किया गया है, उस परिस्थिति की सार्थकता एवं गुणवत्ता कितनी रही है। जाहिर सी बात है कि अगर अधिगम प्रदान करते समय छात्रों ने अधिगम को सार्थक ढंग से सीखा है और गुणवत्तापूर्ण ढंग से सीखा है, तब तो वह सीखे गए ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में या नया ज्ञान सीखने में हस्तांतरण या उसका नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर पाएंगे। और अगर उसकी सार्थकता और गुणवत्ता कम रही है तो जाहिर सी बात है कि जिस परिस्थिति में उन्होंने सीखा है उसी प्रकार की परिस्थिति रहेगी, तब तो वह उत्तर दे पाएंगे, अन्यथा वह उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसको हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। एक बचपन में कहानी सभी लोगों ने पढ़ी होगी या सुनी होगी कि कौओं का या कबूतरों का एक समूह बट वृक्ष पे रहता था, और उनमें जो वृद्ध कबूतर था उसने कहा कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा और जाल बिछाएगा, लेकिन हमें लालच में नहीं आना है। ये रोज शाम को वो अपने से कम आयु वाले कबूतरों को बताता था या सुनाता था। लेकिन एक दिन संयोग से बहेलिया आया और बट वृक्ष के नीचे उसने दाने डाले और जाल को फैलाया। कबूतर जो थे रोज बात को सुनते थे और कहते थे कि हाँ ऐसा ही होगा, लेकिन वो दानों को देख करके लालच में आ गए और सभी लोग वो जो बहेलिये ने दाना बिखेरा था वहां जाकर बैठ गए और जो जाल बिछाया गया था उसमें फंस गए। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो अधिगम परिस्थिति थी उसकी सार्थकता और गुणवत्ता जो उनके कबूतरों का झुंड था या समूह था उनको प्राप्त नहीं हुई थी, उन्होंने उसे सार्थक ढंग से नहीं सीखा था या अधिगम की गुणवत्ता उनको प्राप्त नहीं हुई थी। जैसे व्यवहार में हम देखें तो भारत के विद्यालयों के बारे में कहा जा सकता है कि विज्ञान और तकनीकी की जो शिक्षा है वो प्रयोगात्मक ढंग से न दी जा करके सैद्धांतिक ढंग से अधिक दी जाती है, जिसके कारण बालक अधिगम का स्थानांतरण करने में असमर्थ रहते हैं या उतने सफल नहीं हो पाते हैं। तो कहा जा सकता है कि जो अधिगम परिस्थिति है उसकी सार्थकता और गुणवत्ता जो होती है वो अधिगम के स्थानांतरण को प्रभावित करती है। यदि सार्थक ढंग से सीखा गया है और सीखने की गुणवत्ता अच्छी रही है तो निश्चित रूप से सीखे गए ज्ञान का उपयोग बेहतर ढंग से किया जा सकता है। इसका दूसरा जो मैं सार्थकता और गुणवत्ता की बात कर रहा हूं, इसका एक उदाहरण हम देखते हैं कि जब पांडवों को वनवास प्राप्त हुआ था और पांडव वनवास को जा रहे थे तो युधिष्ठिर से विदुर ने कहा था कि युधिष्ठिर ध्यान रखना कि जंगल में जब आग लगती है तो चूहा ही बचता है। तो यहाँ पर उन्होंने अधिगम की परिस्थिति की जो सार्थकता थी और गुणवत्ता थी उसको अपनाया और लाक्षागृह से जब अग्नि लगी या लाक्षागृह जल रहा था तो उससे वो बाहर निकलने में सफल हुए। सफल इसलिए रहे क्योंकि उन्होंने अधिगम का स्थानांतरण कर लिया था। उन्हें विदुर के द्वारा जो संकेत किया गया था उस संकेत को अधिगम के स्थानांतरण के द्वारा उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया। तो कहा जा सकता है कि अधिगम परिस्थिति की सार्थकता और गुणवत्ता जितनी होगी उतना ही अधिगम स्थानांतरण बेहतर ढंग से होगा। और तीसरा बिंदु कहा जा सकता है अधिगम अनुभूतियों की विविधता, अधिगम अनुभूतियों की विविधता। ध्यान देने वाली बात यह है
कि जब हम अधिगम प्रदान करते हैं तो उससे बालक के मन और मस्तिष्क में एक अनुभूति उत्पन्न होती है। तो ये अधिगम अनुभूति जो है, इसमें जितनी ज्यादा विविधता रहेगी, अधिगम का अवस्थानांतरण उतना ही प्रभावकारी होगा। इसको एक उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं। जैसे हम कहते हैं सरीसृप वर्ग, सरीसृप वर्ग के अंतर्गत हम कहते हैं जैसे सांप, कछुआ और छिपकली आदि आते हैं। अब उस अधिगम अनुभूतियों की विविधता सरीसृप के अंतर्गत हमने उदाहरण दिया है कि सांप, कछुआ, छिपकली और मगरमच्छ इत्यादि आते हैं। तो इन जानवरों के बारे में सिखाते समय हम जितना ज्यादा उदाहरण देंगे या अधिगम अनुभूतियों में जितनी ज्यादा विविधता रहेगी, उतनी ही ज्यादा कह लीजिए मात्रा में अधिगम का अवस्थानांतरण करने में विद्यार्थी सफल होंगे या अधिगम करता सफल होंगे। तो तात्पर्य है कि जब विद्यार्थियों को सिखाया जा रहा हो या उन्हें बताया जा रहा हो, समझाया जा रहा हो, तो अधिगम की जो अनुभूति उनको कराई जा रही है उसमें विविधता होनी चाहिए, खूब सारे उदाहरण दिए जाने चाहिए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अधिगम की अनुभूति जब उदाहरणों से परिपूर्ण होती है तो बालक अधिगम का अवस्थानांतरण करने में ज्यादा सफल होते हैं, ज्यादा सक्षम होते हैं। पढ़ाने की प्रक्रिया में जितने उदाहरण दिए जाएंगे और उदाहरण सार्थक होने चाहिए, विषय वस्तु से संबंधित होने चाहिए, अधिगम प्रक्रिया से संबंधित होने चाहिए, तो जितने ज्यादा विविधतापूर्ण अनुभूति कराई जाएगी बालक को, बालक उतना ही अधिक अधिगम का अवस्थानांतरण करने में सफल होगा। कारण क्या है कि आज हम बालकों को पुस्तकीय ज्ञान अधिक प्रदान कर रहे हैं, रट्टू तोता बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो रट्टू तोता बनाने के कारण और पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करने के कारण कि पाठ्यक्रम को किसी तरह से पूरा करना है, तो उसे हम अधिगम की अनुभूति जो है उसमें विविधता नहीं दे पाते हैं। और अधिगम की अनुभूति में विविधता ना होने के कारण विद्यार्थी जो है नवीन परिस्थितियों में अधिगम का अवस्थानांतरण करने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो जाहिर सी बात है कि हमें शिक्षण प्रदान करते समय अधिगम की अनुभूतियों में खूब सारी विविधता रखनी चाहिए। अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग उदाहरण के माध्यम से, अलग अलग संकेतों के माध्यम से, अलग अलग परिस्थितियों में हमें अधिगम की अनुभूति बालक को या अपने अधिगमकर्ता को या विद्यार्थी को कराना चाहिए, जिससे कि हम कह सकते हैं कि बालक जो है वो ज्यादा से ज्यादा अधिगम की अनुभूतियों की जो ये विविधता है इसके द्वारा वो सीख सकता है। और फिर अगला जो बिंदु है वो हम कह सकते हैं अधिगम अनुभूतियों का संदर्भ। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रत्येक ज्ञान एक संदर्भ में दिया जाता है, अधिगम जो है संदर्भ विशेष में प्रदान किया जाता है। तो ये जो अधिगम अनुभूतियों का संदर्भ है, इसे हमें विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जोड़ करके या सामाजिक परिस्थितियों से जोड़ करके हमें प्रदान करना चाहिए। जैसे जॉन डीवी कहते हैं कि विद्यालय जो है वो एक प्रकार से प्रयोगशाला है और विद्यालय समाज का लघु रूप है। तो विद्यालय में जो अधिगम कराया जाए, जो बताया जाए, जो सिखाया जाए, जो पढ़ाया जाए, वो विभिन्न सामाजिक संदर्भों के अनुकूल होना चाहिए। यदि वो सामाजिक संदर्भों के अनुकूल है तो निश्चित रूप से अधिगम का अवस्थानांतरण बालकों में होगा। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे लोकतंत्र की सफलता विद्यालय के लोकतंत्र पर आधारित होती है, क्योंकि आज के समय में, आधुनिक समय में या वर्तमान समय में, समकालीन विश्व में विद्यालय को एक प्रकार से सामाजिक जीवन की प्रयोगशाला माना जाता है। तो यदि विद्यालय में बालकों को सामाजिक संदर्भ लेते हुए लोकतांत्रिक वातावरण प्रदान किया जाता है और प्रत्येक बालक को उसकी योग्यता, क्षमता, अभिरुचि
और अभिक्षमता के अनुसार विकास के सुअवसर प्राप्त होते हैं, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बालक के अंदर लोकतंत्र के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। यदि उसकी आवाज को विद्यालय में दबाया नहीं जाता है, वरन अभिव्यक्ति प्रदान करने का अवसर मिलता है, उसे बोलने दिया जाता है, जिज्ञासा को प्रकट करने दिया जाता है, कौतूहल को प्रकट करने दिया जाता है, और कहा जाता है कि प्रत्येक बालक जो है उसके अधिकार समान है और प्रत्येक बालक यहाँ पर एक विद्यार्थी के रूप में है। सभी जो है भारत के या देश के या समाज के नागरिक हैं और सभी के बीच में कोई अंतर नहीं है। प्रत्येक बालक जो है अद्वितीय है या एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, इस अवधारणा को लेकर के विद्यालय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अधिगम अनुभूतियों का संदर्भ जो है, रिफरेंस जो है या परिस्थितियां जो है वो सामाजिक वातावरण के अनुकूल है, राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल है, लोकतांत्रिक वातावरण के अनुकूल है। तो लोकतंत्र की प्रयोगशाला विद्यालय को मानते हैं हम। तो आज के समय में अपने विद्यालयों में हमें लोकतांत्रिक वातावरण में जब हम शिक्षा प्रदान करेंगे, तभी बालक आगे जाकर के सामाजिक जीवन में या अपने व्यवसायिक जीवन में या अपने कर्मशील क्षेत्र में लोकतंत्र की अवधारणा को अपना सकेंगे। अगर हम लोकतंत्र को सफल बनाना चाहते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अधिगम अनुभूतियों का संदर्भ जो है वो लोकतंत्र के अनुरूप होना चाहिए और लोकतंत्र की शिक्षा का प्रारंभ हमें अपने अधिगम प्रक्रिया के द्वारा या शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा विद्यालय में खूब अच्छे ढंग से अपनाना चाहिए, जिससे हम कह सकते हैं कि संदर्भ जो है, सीखने की जो परिस्थितियां हैं, ये जब सामाजिक वातावरण के और राष्ट्रीय वातावरण के अनुकूल होंगी, तो बालक सीखे गए ज्ञान का अधिगम स्थानांतरण कर सकते हैं। इसी तरह से कहा जा सकता है कि बालकों को जब विज्ञान और तकनीक की शिक्षा दी जाए, तो उन्हें अपने सामाजिक और अपने देश की परिस्थितियों का संदर्भ देते हुए यदि कोई बात सिखाई जाती है, बताई जाती है, तो निश्चित रूप से वो अधिगम का स्थानांतरण करने में ज्यादा सफल होंगे। और पांचवें क्रमांक पर कहा जा सकता है बोध एवं अभ्यास की गहराई। बोध एवं अभ्यास की गहराई। जाहिर सी बात है कि विद्यार्थी अधिगम का स्थानांतरण बेहतर ढंग से करने में तब सफल हो सकते हैं जब उनको बोध अच्छे ढंग से करा दिया जाए, उनकी समझ जो है वो अच्छे ढंग से विकसित कर दी जाए। अगर उनके अंदर किसी ज्ञान या कौशल या सूचना की समझ बेहतर ढंग से प्राप्त कर ली गई है, तो एक जगह सीखे गए ज्ञान को वो दूसरी जगह भी प्रयोग में ला सकते हैं। एक उदाहरण महाभारत काल में प्राप्त होता है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़ना अपनी मां के गर्भ में सीख लिया था, और 7वां द्वार तोड़ना वो इसलिए नहीं सीख पाए थे क्योंकि उनकी मां को नींद आ गई थी और उनके पिता अर्जुन ने 7वां द्वार तोड़ना नहीं बताया था। तो एक किंवदंती है या मिथक है, लेकिन वास्तव में ये उदाहरण जो है अधिगम के स्थानांतरण को बहुत सार्थक ढंग से व्यक्त करता है कि सीखने की प्रक्रिया में बोध या समझ जितने अच्छे ढंग से प्राप्त किया गया है, अधिगम का स्थानांतरण उतना ही अच्छा होगा या उतना ही सार्थक होगा। अभिमन्यु का उदाहरण इस बात को हमें बताता है कि अधिगम का स्थानांतरण करने में अधिगम करता या विद्यार्थी तभी सफल होता है जब वो विषय वस्तु को या अधिगम को अच्छे ढंग से बोध के रूप में समझ ले या उसे ग्रहण कर ले। और अभ्यास की गहराई, ध्यान देने वाली बात यह है किसी भी कौशल का, ज्ञान का, सूचना का, तकनीक का स्थानांतरण या समझ का स्थानांतरण तब होता है जब अभ्यास में गहराई होती है।
इस संदर्भ को भी महाभारत काल से लिया जाए कि गुरु द्रोणाचार्य एक बार परीक्षा ले रहे थे अपने शिष्यों की, तो उन्होंने पेड़ से एक चिड़िया लटका दी और चिड़िया लटका करके बारी बारी से उन्होंने अपने छात्रों से पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। बाकी सभी छात्रों ने कहा कि आचार्य आप दिखाई दे रहे हैं, मेरे भाई दिखाई दे रहे हैं, पेड़ दिखाई दे रहा है, चिड़िया भी दिखाई दे रही है। आचार्य ने उनको पीछे हटा लिया कि आप लक्ष्य का संधान नहीं कर सकते हैं। अर्जुन से पूछा गया तो अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव या आचार्य मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो अर्जुन का जो उत्तर था वो अभ्यास की गहराई पर आधारित था, अर्थात अन्य विद्यार्थियों या शिष्यों की जगह पर अर्जुन ने अधिक अभ्यास किया था और अधिक अभ्यास करते करते रहने के कारण अर्जुन ने ये बेहतर ढंग से सीख लिया था कि वास्तव में लक्ष्य एकदम स्पष्ट साफ दृष्टिगोचर होना चाहिए, तभी उस लक्ष्य पर संधान किया जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि अधिगम का स्थानांतरण जो है वो बोध एवं अभ्यास की गहराई पर निर्भर करता है। तो प्रत्येक शिक्षक को पढ़ाते समय या अधिगम प्रदान करते समय बोध या समझ के ऊपर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। और अगर विद्यार्थी ने अच्छे ढंग से बोध प्राप्त कर लिया, समझ प्राप्त कर ली और अधिगम की गहराई या अभ्यास की गहराई प्राप्त कर ली, तो निसंदेह सीखे गए ज्ञान का वो किसी भी नई परिस्थिति में उपयोग कर सकता है और नया ज्ञान या नया कौशल प्राप्त करने में वो सहायता प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से हम सब लोगों ने देखा कि अधिगम के स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले 5 प्रमुख कारक है। पहला कारक है, 2 अधिगम परिस्थितियों के बीच में जितनी ज्यादा समानता होगी उतना ही ज्यादा अधिगम का स्थानांतरण होगा। दूसरा है अधिगम परिस्थिति की सार्थकता एवं गुणवत्ता, कि अधिगम की परिस्थिति की सार्थकता और गुणवत्ता जितनी ज्यादा होगी उतना ही अधिक मात्रा में अधिगम का स्थानांतरण प्रभावशाली होगा। तीसरा है अधिगम अनुभूतियों की विविधता, कि जब अधिगम की अनुभूति कराई जा रही है अधिगमकर्ता को तो उनके बीच में जितनी विविधता होगी, जितने अधिक उदाहरण या एग्जाम्पल दिए जाएंगे, एग्जाम्पल अलग अलग तरीके के होंगे, तो विद्यार्थी को अधिगम स्थानांतरण करने में ज्यादा सुविधा या ज्यादा सहायता प्राप्त होगी। और चौथा है अधिगम अनुभूतियों का संदर्भ, कि अधिगम की जो अनुभूतियां कराई जाए विद्यार्थी को वो सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल या राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल और उनके संदर्भ के अनुसार होनी चाहिए। दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए, भावी जीवन से संबंधित संदर्भ लिए जाने चाहिए। किसी भी ज्ञान का महत्व तभी होता है जब वो सामाजिक संदर्भों के अनुकूल प्रस्तुत किया जाए। तो जितने ज्यादा संदर्भ को लेकर के अधिगम प्रदान किया जाएगा उतना ही अधिक मात्रा में अधिगम का स्थानांतरण होगा। और 5वां जो है बोध एवं अभ्यास की गहराई, कि अधिगम जो है उसको प्रदान करते समय या देते समय जितना अधिक विद्यार्थी को अच्छे ढंग से बोध कराया जाएगा या उसकी समझ विकसित होगी उतने ही अच्छे ढंग से विद्यार्थी जो है वो अधिगम का स्थानांतरण कर सकेगा। जैसे मैंने कई उदाहरण पूर्व में दिए कि जिनके द्वारा ये ज्ञात होता है कि अगर बोध सही तरीके से प्राप्त कर लिया गया तो फिर किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो उसमें अधिगम का स्थानांतरण होगा या विद्यार्थी अपने अधिगम में या नवीन ज्ञान को प्राप्त करने में अधिगम स्थानांतरण का उपयोग करेगा। लेकिन अधिगम प्राप्त करते समय यदि बोध अच्छे ढंग से नहीं किया गया है तो निस्संदेह अधिगम का स्थानांतरण करने में असुविधा होगी या कम मात्रा में अधिगम का स्थानांतरण होगा। और अभ्यास की गहराई, जब अधिगम प्राप्त किया जाता है तो कई प्रकार के अधिगम या कई क्षेत्रों में अधिगम प्राप्त करते समय बार बार अभ्यास किया जाता है
और ये अभ्यास जितना सार्थक होगा, जितना बेहतर होगा, जितना अच्छा होगा, उसी के अनुपात में हम कह सकते हैं अधिगम का स्थानांतरण करने में विद्यार्थी जो है वो सफल हो सकता है। तो एक प्रकार से हम सभी शिक्षकों का ये उत्तरदायित्व बनता है कि अपने विद्यार्थी को जब हम पढ़ाएं तो पढ़ाते समय ज्ञान या अधिगम जो प्रदान करें वो संदर्भों के अनुकूल होना चाहिए, विविधतापूर्ण होना चाहिए, अलग अलग परिस्थितियों का उदाहरण देते हुए हम उसको दें और अच्छे ढंग से बोध कराएं और अभ्यास की जो गहराई है उस गहराई को बढ़ाने का प्रयत्न करें। तो इससे अधिगम का स्थानांतरण करने में हमारे विद्यार्थी को या अधिगमकर्ता को सहायता मिलेगी और नवीन ज्ञान या कौशल प्राप्त करने में उसको सहायता प्राप्त हो सकेगी। तो इसी प्रकार आगे अध्ययन हम लोग करते रहेंगे। धन्यवाद।